let's start with chapter number 2, the establishment of British Empire in India. In this chapter, we will study about how British Empire established in India, how Portuguese came, then Dutch came, French came, okay, and then who came? British came. Okay, बीच में Danes के आए थे. Then I will tell you further in the chapter. In 18th century, trading became really important फॉर यूरोपियन कंट्रीज. देखो क्या हुआ था कि जो ट्रेडिंग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई कि ट्रेडिंग यूरोपियन कंट्रीज के लिए दे केम टू इंडिया एंड ट्रेड एंड विच वुड हाउ शो हाउ पावरफुल एंड इन्फ्लुएंस वर इन द वर्ल्ड. Back in 15th century, they already found new trade routes during the voyages. They believe in something called mercantilism, which means that government should control the economy. Mercantilism का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट जो क्या करेगी आपकी इकोनॉमी को कंट्रोल कर. And this led to imperialism, where strong countries took control of weaker ones. Even smaller European nations, जैसे Portugal थे, they went on voyages and they find raw material for their industry. Later on, Spain, Dutch, France in Germany, they also joined. The arrival of East India Company. सबसे पहले कौन आते हैं? आपके पोर्टुगीज आते हैं. And the English East India Company got permission from Queen Elizabeth. Queen Elizabeth से परमिशन मिल जाती है Queen Elizabeth फर्स्ट से 1600 में कि आप ट्रेड कर सकते. ठीक है, ईस्ट में, विच वॉज स्पेशल परमिशन जिसे हम चार्टर्स देते कहते हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया फॉर एक्सक्लूसिव राइट टू ट्रेड विद ईस्ट. नो अदर ग्रुप्स कुड compete with them in the east, and this was a big advantage because they would buy things in the east at low prices. वो ईस्ट में आएंगे, चीजें खरीदेंगे लो प्राइसेस में और वापस जाके यूरोप में उसमें हाई प्राइसेस में बेचेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे. ठीक है. नाउ बट दिस चार्टर कुड नॉट स्टॉप अदर यूरोपियन कंट्रीज फ्रॉम कमिंग टू ईस्ट. बाय दिस टाइम इंग्लिश हैज अराइव्ड इन इंडिया. पोर्टुगीज जो पहले से ही थे वो ट्रेड कर रहे थे एंड दे केम थ्रू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. जो जिन्होंने गोवा को क्या बनाया? अपना होम बनाया. वास्को ड गामा आए थे and they find the sea route. And all these companies, including East India Company, wanted to buy the same thing from the English. ठीक है, like 5 types of cotton, silk, pepper, cloves, cardamom, because they all wanted sale stuff. सबको एक ही stuff चाहिए था. They had to compete with each other, which made the prices go up and their profit go down. Prices कब हो गए? उनका जो प्रॉफिट है वो क्या चला गया? नीचे चला. The only way they could make more money was getting rid of their competition. एक ही तरीका बचा था कि कैसे कंपटीशन से दूर जाया जाए. तो रिवाइलरी होने लगी यूरोपियंस के बीच में. ड्यूरिंग द अर्ली वे ऑफ यूरोपियन एक्सप्लोरेशन एंड ट्रेड, पोर्टुगीज एंड द डच वर डोमिनिंग पावर. तो इम्पोर्टेंट सी रूट को कंट्रोल कर रहे थे. फिर 18th सेंचुरी में क्या हुआ? जो ब्रिटिश थे उन्होंने भी अपना कंट्रोल बनाना स्टार्ट कर दिया over the trade routes in Indian Ocean. To protect their interest, the British established fortified trade posts in India, and around the year 1600, the major European powers, जैसे कि आपकी English, France and Dutch, they formed their own trading company, and the companies had backing on their respective routes. They came to India, वो India आए, उन्होंने engage करा in trade and commerce, and interestingly, European trading companies does not just trade goods. उन्होंने ये नहीं कि खाली गुड्स का ही ट्रेड करा, उसके साथ साथ उन्होंने अपना मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट भी बना लिया. नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी बिगन ट्रेड. बंगाल में जाकर उन्होंने ट्रेड करा. इन 1651 ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट ट्रेडिंग पोस्ट हुगली रिवर पे. ठीक है, जिनका बेस था कंपनी ट्रेडर्स का. ओवर अ टाइम कंपनी कंस्ट्रक्टेड वेयर हाउसेस एंड दे स्टार्टेड बिल्डिंग अ फोर्ट, जिससे उन्होंने अपने सेटलमेंट को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट किया. The company managed to secure their right to manage their villages. मुगल ऑफिशियल जिसका नाम था आपका मतलब ऑफिशियल नोन एज जमींदारी राइट, वन ऑफ द विलेज कलीकटा, जिसको अब हम कोलकाता कहते हैं. कंपनी ऑल्सो परसुएडेड मुगल एम्पर औरंगजेब टू इशू अ रॉयल डिग्री और उनको प्रिविलेज दे विदाउट एनी पेइंग ड्यूटी कि हम वहाँ पे क्या कर सकते, ट्रेड कर. Employees of the company were accepted to pay duties on their private rate, so they refused to do so. इससे क्या हुआ? सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ रेवेन्यू हुआ बंगाल का, एंड दिस रिफ्यूजल एंगर्ड द नवाब ऑफ बंगाल एंड लेड टू इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट एंड
एंड दिस ट्रेड लेड टू बैटल। भाई सब ट्रेड करना चाहते हैं तो इनके बीच में क्या होने लगी, लड़ाई होने। नाउ आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707, जो नवाब थे बंगाल के, he exerted his power and independence. They declined to grant English East India Company any special privilege, कि हम आपको किसी भी तरीके का कोई भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं देंगे। एंड नोटेबल नवाब ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज मुर्शिद कुली खान, एंड ही रूल्ड फ्रॉम 1717 टू 1727, एंड ही अपोज कंपनी डिमांड। इन्होंने क्या करा कि जो भी कंपनी की डिमांड थी उनको अपोज करा। एंड ही सक्सेडेड हिम बाय हिज ग्रैंडसन, इनकी ग्रैंडसन थे उन्होंने तख्तीक करा जिसका नाम था सरफराज खान, एंड बाय अलीवर्दी, एंड देन बाय हिज ग्रैंडसन सिराजू दौल। द नवाब डिमांडेड सब्सटेंशियल ट्रिब्यूट्स फॉर द कंपनी। अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो आपको कुछ सब्सटेंशियल ट्रिब्यूट देने पड़ेंगे। द कंपनी फ्रॉम मिंटिंग इट्स ओन कॉइन, अब अपने कॉइन मिंट करेंगे, अपना फोर्टिफिकेशन टू एक्सपेंड करेंगे। And the continuous conflict between Nawab and the company eventually culminated the famous Battle of Plassey. और कब हुआ? 1757, and marked the beginning of British East India Company. बैटल ऑफ प्लासी होता है 1757 में। इन ईयर 1756 जो सिराजुद्दौला थे वो नवाब बने, रूलर ऑफ बंगाल बने। जैसे ही उन्होंने चार्ज लिया, ही ऑर्डर्ड अ ब्रिटिश टू पे टैक्सेस, कि आप टैक्सेस पे करो और जो आप बिल्डिंग फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं उसको रोक। एंड इवन वेंट फॉर अ कैप्चर ब्रिटिश ऑफिसर इन द टाउन ऑफ कासिम, और 30,000 सोल्जर्स को लेके जाते हैं आर्मी के, एंड ही मार्च टुवर्ड्स कलकत्ता एंड एमिंग टू गेन कंट्रोल ओवर द ब्रिटिश। द सिचुएशन एस्केलेटेड leading to the fall of Calcutta, and attempts at negotiation with the Nawab proved unsuccessful. British India East India Company dispatched forces under the command of Robert Clive, and the culmination of these events was Battle of Plassey. In this battle, outnumbered, जो रॉबर्ट क्लाइव की फोर्स थी, it emerged victorious and achieved victory by convincing Mir Jafar, the commander of Nawab army, to switch sides. After the battle, Mir Jafar was placed as the Nawab of Bengal by the British. With the newfound power, British East India Company began to misuse the trading privileges, and they granted them to by the Nawab of Bengal. When Mir Jafar failed to meet company's demand और wealth and grant, इन्होंने क्या करा था, उसको रिप्लेस कर दिया by the son Mir Qasim. Under Mir Qasim, the company was given full unexclusive privilege. कंपनी को पूरा राइट दे दिया कि आप ट्रेड कर सकते हो, एंड द राइट वर लेटर डिनाइड। लेकिन जो नवाब के बैटल ऑफ बक्सर जो 1764 में हुआ था, उसके बाद वो राइट को डिक्लाइन कर दिया। द बैटल ऑफ बक्सर रिजल्टेड इन मीर जाफर रिटर्निंग एज नवाब, and he was obligated to pay company substantial sum of 5 lakh per month, and the amount was deemed insufficient by the company, which required more funds for its military campaign. Then what happened? The Mir Jafar passed away in 1765. British East India Company made a significant decision. उन्होंने क्या डिसीजन लिया कि आप रोल ऑफ नवाब इज्जत, कि हम अपने आप रोल प्ले करेंगे नवाब। In that same year, Mughal Emperor officially appointed company as a diwan and revenue collection of Bengal province, and they provided company with a substantial income, कि आपको एक इतनी income दी जाएगी, which is used for various purpose like purchasing cotton and silk or for construction. Now, rise of Nawab. Over a time, British East India Company gained power and authority. Company officials, inspired by the lavish lifestyle of Indian Nawab, aspired to lead similar life. They began to see themselves as Nawab or Nabobs. The term Nabobs derived from Indian word Nawab. जो transformation था, it was notable as British increasingly had control over Indian affairs. Some British soldiers who survived battle, they returned to Britain, which acquired wealth and flaunted their newfound riches. These individuals, they referred Nawabs, were subject to ridicule, plays and cargo. Now company rule expand. अब क्या हुआ, धीरे धीरे जो कंपनी का रूल था वो एक्सपेंड हो रहा था। The East India Company, in its quest of expand its rule in India, they adopted distinct approach
Instead of launching direct military offensives territory, it employed various political and economic strategy जिससे वो क्या कर सके, अपने इन्फ्लुएंस को ब्रॉडन कर सके. Following the Battle of Buxar, the company appointed residents within Indian state. और जो residents थे, they served as political and commercial agent. और जो उनका primary objective था, वो क्या था? ये चाहते थे advancing company interest. ठीक है? These representatives, company began to interfere in internal affairs of Indian state. One such form of interference was implementation of subsidiary alliance. एक ट्रीटी हो गई फिर ईस्ट इंडिया कंपनी और पृथ्वी स्टेट्स के बीच में. अंडर दिस अलायंस इंडियन रूलर्स प्रोहिबिट फ्रॉम मेंटेनिंग देयर इंडिपेंडेंट आर्म फोर्सेस एंड cover the expenses of British Milan and failure to meet their financial obligation. जिससे क्या हुआ, सेजेशन हुआ पोर्शन ऑफ टेरिटरी का रिटर्न जो ब्रिटिश थे. दे प्रॉमिस्ड टू सेफगार्ड द इंडियन स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल थ्रेट. जो अलायंस फाइट वाज डिवाइस्ड बाय लॉर्ड Richard Wellesley, who served as the Governor General of India from 1798 to 1805. Now, Tiger of Mysore. Mysore had risen to prominence under the leadership of formidable rulers such as Hyder and his son Tipu Sultan. Mysore had sway over trade along the Malabar coast. Tipu Sultan took a significant step by holding the export of commodities, such as pepper, cardamom, sandalwood, and he also obstructed merchants from engaging in trade with East India Company and instead of cultivate close ties with the French company. This action by Tipu Sultan angered the British, who sought to curtail Mysore's power, and the Anglo-Mysore War induced a series of 4 conflicts between British and the Kingdom of Mysore. Then, in the fourth and final war, British emerged victorious and Tipu Sultan met his demise while defeating his capital, Srirangapattam. जिसकी capital थी उसको उसके क्या कर ले, defeat कर. And then it's restored Wadiyar dynasty and Mysore entered into subsidiary alliance. Then war with Marathas. In late 18th century, Marathas were a group of Indian states ruled by different chiefs from various dynasties like Sindhya, Gaikwad or Pallava. These chiefs joined together under a leader called Peshwa, who was a military and administrative head जो किसके बेस था उन्हें पे during this period, importing throughout to slave between British and Maratha. The first war resulted in the Treaty of Sanamai in 1782 and it marks the beginning of these conflicts. The second war occurred in 1804 to 1805. During the British gained control, इन्होंने उड़ीसा जो रीजन था यमुना रिवर का जिसमें आपका आगरा और दिल्ली दोनों इंक्लूड हुए. थर्ड वॉर हुआ 1817 टू 1809. तो मराठा पावर क्रश्ड हो गई, इन्हें तोड़ दिया गया और ब्रिटिश को कंप्लीट कंट्रोल दे दिया. किस पे, जो टेरिटरी थी साउथ ऑफ इंडिया. चेन ऑफ पैरामाउंटेंसी अंडर द leadership of Lord Hastings, East India Company introduced this policy known as paramountcy. ठीक है, which claimed company supreme authority over Indian state. And according to the policy, जो East India Company थी, they had right to annex or threaten any Indian state to protect their interests. Now, Rani Chennamma, notable figure थी during this time. She ruled a small state, Chittore, जो modern कर्नाटका में थी, and she led a anti-British resistance. Because she was arrested in 1824 and later she died in 1829. Even after the arrest, वो अपना जो conquest था उसको resistant था वो continue रहा. फिर annexation हुआ पंजाब का late 1830 में, which was concerned about a potential threat from Russia and to secure northwest frontier of India. यहाँ पे एक prolonged war चल रहा था with Afghanistan between 1838 to 42 to establish indirect rule. Accidentally, additionally क्या हुआ, जो कंपनी का जो रूल था, it took control of Sindh in 1843 and after the death of Maharaja Ranjit, जो कंपनी थी, it fought to extend war and finally annexed Punjab. This was a significant step in expanding British rule in India. Now, doctrine of lapse. During the time of British expansion in India,
पॉलिसी आई डॉक्ट्रिन ऑफ लैब जो कौन लेके आए? डलहाउसी, ही वाज द ब्रिटिश गवर्नर जनरल। इस पॉलिसी ने क्या करा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अलाउ करा कि टू टेक कंट्रोल मोर। इफ द रूलर्स ऑफ अ इंडिपेंडेंट स्टेट पास अवे विदाउट लीविंग एनी बायोलॉजिकल मेल हायर, तो जो स्टेट है वो किसके हाथ में दी जाएगी? ऑटोमेटिकली ब्रिटिश कंपनी की होल्डिंग में। इसमें ऐसे बहुत सारे टेरिटरीज को अनेक्ट करा, जैसे सतारा, जयपुर, उदयपुर, संबलपुर, नागपुर, झांसी, कर्नाटका, तंतु। ये ऐसे स्टेट थे जिनका अपना हायर नहीं था, तो उनको क्या कर लिया था? एनेक्स कर लिया। नाउ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ गवर्नर जनरल वॉरेन हास्टिंग, इसने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करा इन एक्सपेंडिंग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हाउ in 1773 to 1785 he introduced important changes in administrative style. पर्टिकुलरली अगर हम बात करें किस पीरियड में करा था? जस्टिस टू पीस। 1772 में नया सिस्टम आया ऑफ जस्टिस एंड हास्टिंग डिवाइडेड द एडमिनिस्ट्रेटिव इनटू 3 मेन एरिया, जिनको हम प्रेसिडेंसीज कहते हैं, मद्रास, बॉम्बे एंड बंगाल। टू इंश्योर फेयरनेस इन द लीगल सिस्टम, हास्टिंग ने क्या करा? ही कोलैबोरेटेड विद हिंदू पंडित्स, Muslims, muftis or quagis to codify law aligned with the existing law in India. And he appointed collector, जो किसको मेंटेन करता है? कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू और मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। एस्टैब्लिश स्पेसिफिक कोड, जैसे इन्होंने क्रिमिनल कोड, जिसे हम फौजदारी अदालत कहते हैं, उसको बनाया सिविल कोड को। अंडर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 सुप्रीम कोर्ट वाज सेट अप एंड द कोर्ट ऑफ अपील, जिसे हम सदर निजामत अदालत कहते हैं, वो स्टैब्लिश करा गया। रोल ऑफ कलेक्टर जो था वो सिचुएटेड था वेरियस इंडियन डिस्ट्रिक्ट में, एंड कलेक्टर वर रिस्पॉन्सिबल फॉर गैदरिंग रेवेन्यू, टैक्सेस, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। नाउ कंपनीज military strength, it pursued authority. British also understand the importance of strong military force. To bolster its strength, they started enlisting Indian peasants and laborers into their army. ठीक है, जैसे आपके मस्केट्स वाला हेवी गन्स, मैचलॉक्स, आपकी गन इग्निटेड बाय अ मैच करंट, जिससे क्या हुआ? बहुत सारे कैलेंजेस हुए एंड डिसकंटेंट अमंग द इंडियंस। जो डिसकंटेंट था इंडियन के बीच में, eventually played a significant role in the event of 1850. That we will explore in further chapters. Later on, we will study. This chapter has been completed. Now I will start with example. Pick the correct. Which European power established a trading post up along the Hooghly River in India? So, कौन सी British? The doctrine of lapse was used by the British East India Company to promote trade with European countries when its territory ruled by the strong ruler, establish military alliance in the strait, या फिर engage cultural exchanges between India and Britain to promote. Which battle marked the beginning of East India Company rule in India? That is Battle of Plassey. The subsidiary alliance to maintain their own independent forces, reject the presence of British troops, pay expenses of the British, या फिर trade exclusion. To prevent the presence of British. Now, the term Nabob are used for Indian rulers to support British rule, British official या French trader या Portuguese. इन्हें कहा जाता Indian rulers. Now, fill in the blanks. The East India Company received a special permission called a charter. किससे लिया था? Queen Elizabeth से. Now, the British gained control over Indian territory through a series of conflicts known as the Dash Wars. The Battle of Plassey marked the beginning of British East India Company dash in India. Rule in India. Lord Dalhousie employed doctrine of lapse in its territory if the ruler died without leaving a biological male heir. The subsidiary alliance required Indian ruler to accept
Indian troops in their territory, British troops in their territory. Now match the following. Vasco da Gama, Portuguese explorer, Rani Chammana, Indian queen, Robert Clive, military officer, charter, exclusive trading right, Battle of Plassey, Battle of Buxar. Now answering short. No, first of all, state whether the statement is true or false. The doctrine of lapse allowed Indian ruler to pass their territories to biological female high. Born. Battle of Plassey was won by Tipu Sultan. False. Lord Richard Wellesley introduced permaturgy to grant Indian rulers their autonomy. The British East India Company used political and economic strategies to expand their rule. It's true. British East India Company adopted a strategy of direct military conquest to establish its dominance in Indian territory. It's true. Now answer the following very short. What is mercantilism and how did it contribute to imperialism? आपको ये बताना है. Then what was the special permission? क्या special permission थी? उनको charter मिल गया था. Who founded sea route to India from Portuguese? That is for the Portuguese, Vasco da Gama. Name 5 valuable items. Cotton, because spices, sapphire, ये सब आप लिख सकते हैं. What was the outcome of Battle of Plassey? That you have to tell. Now answer in the short. Describe the concept of subsidiary alliance. In this question, you have to explain the subsidiary alliance. Explain the significance of Battle of Buxar. Then, what was the policy of paramountcy and how it was adopted by East India Company, who were Nawab and why they were controversial. इनको cartoons और plays वगैरह में use कर जाते हैं. How did British East India Company gain control over Punjab? कैसे उन्होंने पंजाब को annex करा था वो आपको लिखना है. What was doctrine of lapse? Dalhousie की थी and how it would affect India princely state. Who was Warren Hastings? And you have to write its administrative reform. Next is answer the following long question. Describe the early rivalry among the European powers in India to trade and control. What factor contributes to its competition? And then in next question, you have to tell about the event of Battle of Plassey के क्या consequences रहे थे. Explain the series of conflicts जो आपकी known है in Anglo-Mysore War, उनका impact क्या था. Analyze the significance of Battle of Buxar in shaping the British control over Indian territory. Discuss the reason behind the annexation of Punjab. भाई क्या reason थे और क्या उसकी importance. Explain the role of doctrine of lapse in annexation of India princely states by British East India. Right? Now our chapter has been completed. Hope you understood the chapter.